नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार श्रीवास्तव लगभग 3 दशकों से राजनीति शास्त्र विषय का अध्यापन कर रहा हूँ और वर्तमान में मैं गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बरेला जबलपुर में प्राचार्य पद का दायित्व संभाला। आज के इस कार्यक्रम में मैं सबसे पहले छिंदवाड़ा के और छिंदवाड़ा अंचल के लगभग सबसे प्रतिष्ठित और पुराने महाविद्यालय डेनियल्सन महाविद्यालय का बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे आज जेंडर डिस्क्रिमिनेशन और सेंसिटाइजेशन विषय पर बोलने के लिए मौका दिया। मैं डेनियल्सन महाविद्यालय की आदरणीय प्राचार्य महोदया श्रीमती स्मिथ हाबिल मैडम को का बहुत ही आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अवसर दिया। मैं इसी महाविद्यालय की राजनीति विज्ञान की प्रोफेसर डॉक्टर पल्लवी नंदी का भी बहुत आभारी हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस विषय पर बातचीत करने का अवसर दिया, मुझे आमंत्रित किया। हालांकि इस विषय में मुझे कोई विशेष ज्ञान या जानकारी नहीं है, फिर भी ये क्योंकि जन सामान्य का विषय है, सभी लोगों से संबंधित है, बहुत ही संवेदनशील विषय है और पूरी दुनिया में लगभग 150-200 सालों से अध्ययन की एक विधा के रूप में इसे पहले यूरोप और अमेरिका के विश्वविद्यालयों में और अब दुनिया के सभी विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन, अध्यापन और शोध किया जा रहा है। ये जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, ये है क्या, इस पर बातचीत करते हैं। किसी भी प्राणी जगत में 2 तरह की संरचनाएं होती हैं और ये 2 संरचनाएं इसलिए होती हैं जिससे कि प्रजनन के उपरांत ये अपनी वंश की वृद्धि कर सकें। इसमें एक नर और एक मादा होता है, मेल और फीमेल होता है। जब हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर मेल डिस्क्रिमिनेशन, मेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है, बल्कि फीमेल के साथ भेदभाव, पक्षपात, उनके साथ दोहरे व्यवहार की बात हो रही है। तो फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेशन। इसके पहले कि हम बात करें जो ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, जो ये भेदभाव हो रहा है महिलाओं के साथ, उसके पीछे भी तमाम परिस्थितियां हैं, जिम्मेदार हैं, ऐतिहासिक कारण जिम्मेदार हैं, सामाजिक ताना बाना जिम्मेदार है, परिवार और समाज की संरचना जिम्मेदार है और कुछ घटनाओं का हम जिक्र करते हैं
कुछ उदाहरणों को लेकर हम बात करते हैं जो हमारी समझ में आई हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्त्री की स्थिति दोयम दर्जे की क्योंकि है हो जाती है कुछ परिस्थितिवश, कुछ सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण, सरकार की व्यवस्थाओं के कारण, जिससे कि डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। मसलन हम देखें कि जहाँ तक लड़की की बात है, फीमेल की बात है, जन्म से पहले ही ये कामना होती है कि बेटा पैदा हो, बेटी पैदा न हो, पुत्रवती भव। कोई आशीर्वाद देता है बहू को, नवविवाहिता को, तो कहता है उसको पुत्र पैदा हो, वो पुत्र की माता हो। यहीं से एक दृष्टि, एक सोच, एक सामने आती है जो आगे चलकर की घटनाओं के लिए जिम्मेदार बनाती है। अगर मान लीजिए गर्भ में फीमेल बालिका है आ जाती है, तो उसको भी तरह तरह के वैज्ञानिक उपायों के द्वारा नष्ट करने का प्रयास होता है। अगर पैदा हो गई तो एक अलग तरह की मायूसी छाई रहती है। आज हम 2020 में हैं, हम बड़े बड़े से परिवारों में देखते हैं, खाते पीते घरों में, हजारों करोड़ों रुपयों वाले घरों में, बड़े बड़े पदाधिकारियों के यहाँ एक अजीब सी मायूसी चेहरे पर नजर आती है अगर उनके घर में बालिका ने जन्म लिया। ये परिस्थिति, ये आगे चल कर के हमको भेदभाव करने के लिए जिम्मेदार बनाती है। आइए चलें इसके बाद शादी ब्याह को देखें। जो सिस्टम है, जो तरीका है शादी का, इसमें बालिका की इच्छा गौड़ हो जाती है। पुरुष ही डिसाइड करता है, बालक उसके माता पिता, उसके परिजन ही डिसाइड करते हैं। वही लड़की को देखने जाते हैं। लड़की सज धज करके, जैसे ड्रामे में आते हैं कोई लोग बन करके पात्र आते हैं, वैसे ही चाय की ट्रे लेके आती है और कोशिश करती है कि किस तरह से मैं पास हो जाऊं। यहीं पर क्योंकि उसका डिसाइड, उसकी मैरिज को डिसाइड करने वाली जो पार्टी है वो पुरुष पक्ष है, तो निश्चित रूप से अगर वो पसंद कर ली जाती है तो एहसानमंद हो जाती है ससुराल पक्ष की, और ऐसे में फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन आगे चल कर के होना स्वाभाविक है। जो परंपराएं हैं, घोड़े पे चढ़ के आएगा दूल्हा, कहीं पर आप इस तरह की परंपराएं नहीं है कि दुल्हन घोड़े पर चढ़ के आएगी और दूल्हे को ले जाएगी, उठा ले जाएगी। ये चीजें भी, ये जो कस्टम्स हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये जिम्मेदार बनाती हैं इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए। और आगे चलें हम, कुछ चीजें हमारे दिमाग में आई हैं कि घर की जो संरचना है, परिवार की जो संरचना है, इसमें बहुत सारे परिवारों में हमने देखा कि माँ असहाय हो जाती है। बच्चा जब कहना नहीं मानता, कुछ बदमाशी करता है,
तोड़ फोड़ करता है। तो 2 साल 3 साल के बच्चे से हार जाती है माँ और कहती है कि शाम को जब पापा आएंगे तब हम तुम्हारी शिकायत करेंगे। और बच्चा मान जाता है। वहीं पर इस 2 साल 3 साल के बच्चे के मन में पापा की सुप्रीमेसी का कॉन्सेप्ट डेवलप होता है कि तुम कुछ नहीं हो, माँ तुम कुछ नहीं हो, और इस घर का फैसला पिता के द्वारा होगा। और वहीं पर ये ख्यालात उसे पुरुष प्रधान समाज की ओर ले जाते हैं, जिससे वो आगे चलकर जब भूत संभालता है तो इसी तरह का भेदभाव फीमेल पार्टनर के साथ करना शुरू करता है। इसी तरह की कुछ घटनाएं ख्याल में आ रही हैं कि महिलाओं के लिए नाक में कुछ पहनने का, कान में कुछ पहनने का, गले में कुछ पहनने का नियम बना हुआ है। हो सकता है ये हम ज़्यादा महत्वपूर्ण बात न कह रहे हों, लेकिन कई बार महिलाओं को असहाय होते देखा है, बसों में, ट्रेनों में, दूसरी जगहों पर। जब 2 साल का बच्चा, 3 साल का बच्चा कान में लटकी हुई बाली को खींच लेता है तो महिला असहाय हो जाती है, माँ असहाय हो जाती है और वो किसी तरह से मनाती है बच्चे को। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये हमको उस स्थान पर ले जाती हैं जहाँ हम समझ पा रहे हैं कि महिलाओं के साथ भेदभाव हो रहा है। एक खास बात यह है कि ये मान्यता है कि स्त्री की मृत्यु पुरुष से पहले हो जानी चाहिए। स्त्री को विधवा नहीं होना चाहिए। विधवा स्त्री अशुभ मानी जाती है, मांगलिक कार्यों में उसको दूर रखा जाता है। ये भी सुप्रीमेसी स्थापित करती है मेल का फीमेल के ऊपर। और माना जाता है कि उसके पीछे और कारण है जिसपे हम नहीं जाना चाहते, जिसमें मुख्य रूप से ये कि कैसे परवरिश होगी उसकी हस्बैंड के चले जाने के बाद, बच्चे देखेंगे कि नहीं देखेंगे, वगैरह वगैरह तमाम चीज़ें हैं। हम इतिहास को पलट कर देखते हैं तो पूरा इतिहास ऐसी घटनाओं से भरा पड़ा है जिसमें सबसे ज़्यादा शिकार महिलाएं होती हैं। सोना चांदी, धन दौलत के साथ साथ महिलाएं भी लूट का सामान मानी जाती थी। जो आक्रमणकारी इनको लूट के ले जाते थे और इनको बाजार में खरीद फरोख्त इनकी की जाती थी, बेचा जाता था। ये एक टारगेट रहती है। और तभी नहीं, पुरानी लड़ाइयों में नहीं, अब भी हमने देखा। कुछ घटनाओं का जिक्र नहीं करना चाहते इस देश के अंदर, जहाँ पर कि इस तरह की घटनाएं जब घटती हैं, दंगे फसाद होते हैं, तो महिलाएं ही टारगेट रहती हैं और उन्हीं को ज़्यादा प्रताड़ित किया जाता है। और तो और छोड़िए आप, विशेष तौर पर भारत में, पाकिस्तान में, दक्षिण एशिया के सारे देशों में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए जो गाली गलौज बनाए गए हैं, वो सब महिलाओं के नाम पर, माँ के नाम पर, बहन के नाम पर, बहू के नाम पर, सारी गालियां इनके नाम पर। इसके साथ जो एक चीज़ और दिमाग में आती है वो ये कि बेटी जो है घर में रहती है, वहीं पर पढ़ती है, बड़ी होती है, लेकिन पिता की संपत्ति में उसको हिस्सेदारी नहीं मिलती। ये हिस्सेदारी न मिलना उसकी स्थिति को कमजोर बनाता है और यहीं से
जेंडर डिस्क्रिमिनेशन परवान चढ़ता है। मोटे तौर पर अगर हम देखें तो दो मामलों में स्त्री पुरुष से कमजोर है और दोयम दर्जे की हो जाती है। पहली चीज तो नैसर्गिक है, ईश्वर प्रकृति या जिसके द्वारा बनाई हुई, और दूसरी समाज के द्वारा बनाई हुई। पहली बात तो ये कि जो फिजिकल स्ट्रेंथ है फीमेल की वो कम होती है, शारीरिक शक्ति कम होती है, स्त्रियां कोमलांगी कही जाती हैं, कठोर कार्य नहीं कर सकती। इसीलिए और पुरुष फिजिकली स्ट्रांग होता है, इसलिए सारे बलात्कार पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं, महिलाओं के द्वारा नहीं किए जाते। यहां पर स्थित दूसरे दर्जे की हो जाती है। और सामाजिक परिवेश, आर्थिक व्यवस्थाएं, राज्य की के कानून कायदे के कारण पर्स पर, धन पर, संपत्ति पर अधिकार पुरुषों का होता है। महिलाओं के पास पर्स नहीं है, और पर्स के न होने के कारण वो डिपेंड होती है अपने मेल पार्टनर पर, मेल साथी पर, और जो उसकी स्थिति को दूसरे दर्जे की बनाती है। जैसा कि हमने कहा कि एक विधा के रूप में, अध्ययन की एक शाखा के रूप में इसको पढ़ाते बहुत दिन नहीं हुआ, लेकिन आज सभी विश्वविद्यालयों में इसका अध्ययन किया जा रहा है। आज की वार्ता का अगर हम उद्देश्य देखें तो लैंगिक भेदभाव को यह है क्या, समझा कैसे जाए, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, उन कारणों का पता लगाया जाए, काजेस क्या क्या हैं जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, और सेंसिटाइजेशन कैसे लोगों को सेंसिटिव बनाया जाए, संवेदनशील बनाया जाए पूरे समाज को, जिससे कि ये डिस्क्रिमिनेशन कम हो सके, इसकी मात्रा में कमी लाई जा सके, या पूरी तरह से इसको समाप्त किया सके। एक बड़ी मजेदार बात है कि हर पुरुष दूसरी महिला को तो ज्यादा अधिकार देना चाहता है, महिलाओं के अधिकारों की बड़ी बड़ी बातें करता है और कहता है कि महिला को अधिकार मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन अपनी महिला को अधिकार नहीं देना चाहता। ये एक बड़ी विडंबना है। इससे पता चलता है कि हमारे कार्य और हमारे व्यवहार में अंतर है। मुख्य समस्या क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखें कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक्चुअली सेक्स डिस्क्रिमिनेशन है, कि अगर सेक्स के आधार पर कोई महिला है, इस आधार पर उसको सुविधाओं से वंचित किया जाता है, उसको अवसर प्रदान नहीं किया जाता, पुरुष के बराबर, और वो अपने व्यक्तित्व के विकास में
पूरी तरह से व्यक्तित्व के विकास का उसको पूरा अवसर नहीं मिल पाता और परिणाम स्वरूप राज्य के कार्यों में, समाज के कार्यों में उसकी भागीदारी कमतर हो जाती है। यही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है। किसी भी सभ्य समाज में स्त्री और पुरुष को बराबर का दर्जा दिया जाता है, सुविधाएं सब बराबर दी जाती हैं, अवसर बराबर दिए जाते हैं, और इन अवसरों और सुविधाओं का न देना ही जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहलाता है। और जब ये नहीं मिलता तो उसके अंदर जो क्षमताएं हैं, जो उसकी क्वालिटीज हैं, छिपी हुई हैं अंदर, वो खुल करके सामने नहीं आ पाती और समाज उसका उपयोग नहीं कर पाता और वो कुंठित रह जाती है। मोटे तौर पर कुछ बुनियादी भेद हैं मेल और फीमेल में, जिनकी थोड़ी सी चर्चा हम करें, जिससे कि आगे की बात समझने में आसानी होगी। ये नहीं है कि हर चीज में स्त्री और पुरुष बराबर है। दोनों की संरचनाएं अलग अलग हैं, बायोलॉजिकल और एनाटॉमिक फैक्टर्स अलग अलग हैं, क्रोमोसोम्स अलग हैं, हार्मोन्स अलग हैं, जैसा कि मैंने अभी बताया फिजिकल स्ट्रेंथ अलग अलग है। मेल ऊंचा होता है, लंबा होता है, महिला की आमतौर पर आयु ज्यादा होती है, उसके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता ज्यादा है, व्हाइट ब्लड कॉर्पस ज्यादा है, महिला के अंदर एंटीबॉडीज बड़ी तेजी से बनती हैं। अभी आंकड़े तो नहीं मालूम हमें इस कोरोना के समय महिलाओं और पुरुषों का क्या परसेंटेज है, लेकिन सहन शक्ति ज्यादा है, खून की संरचना अलग है। ये कुछ बायोलॉजिकल फैक्टर्स हैं दोनों के अंदर। साइकोलॉजी की दृष्टि से सतर्कता, इंटेलिजेंस, विवेक, ये दोनों के अंदर लगभग बराबर हैं। कम ज्यादा है तो परिस्थिति जन्य है। लेकिन एक बात है कि पुरुष ज्यादा रिस्क लेता है। ऐसे काम जिसमें रिस्क है उसमें महिलाओं से दूर रखा जाता है। कहा जाता है कि तुम ज्यादा किनारे रहो, अभी यहाँ नहीं आना, अंतिम संस्कार में नहीं जाना, सेना में नहीं जाना। रिस्की काम में महिलाओं के लिए उतना उचित नहीं माना जाता। और पुरुष ज्यादा एग्रेसिव भी है, गुस्से में आ जाता है। इसके विपरीत जो फीमेल्स हैं, महिलाएं हैं, उनके अंदर दया, करुणा, सहानुभूति, प्रेम, ये इसीलिए तो नर्सेज जो हैं जिनका लक्ष्य सेवा है, शुरू में महिलाएं बनाई जाती थी, अब मेल नर्सेज भी होने लगे हैं, क्योंकि ये उनके अंदर नैसर्गिक गुण है। मनोवैज्ञानिक रूप से उस काम को पसंद करती हैं। याददाश्त भी बराबर है। लेकिन जैसा कि महादेवी वर्मा कहती थी, पुरुष कमांड करता है, आदेश देता है, स्त्री पालन करती है।
ऐसा भी कंसेप्ट है। बचपन में देखें आप तो लड़कों की पसंद अलग है, लड़कियों की पसंद अलग है। लड़के बंदूक मांगते हैं, बंदूक से खेलना है, गोली चलाना है, बम चाहिए उनको। आमतौर पर नीले रंग पसंद करते हैं। लड़कियां गुलाबी रंग पसंद करती हैं, गुड्डे गुड़ियों से खेलना पसंद करती हैं, घर के अंदर ज्यादा खेलना पसंद करती हैं, लड़के बाहर जाना पसंद करते हैं। ये कुछ चीजें मनोवैज्ञानिक रूप से हैं जो दोनों के बीच में हैं। इन सब से अलग जो सांस्कृतिक परिवेश है वो इस डिस्क्रिमिनेशन के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। अलग अलग समाजों की संस्कृति अलग अलग होती है। और आमतौर पर जो विकासशील अविकसित समाज हैं, जहाँ ट्रेडिशनल सोसाइटी है, जैसा कि हमने बताया कि वो लड़की को जन्मना ही चाहते, लड़की का जन्म ही ना हो, और इसमें केवल पुरुष नहीं, वो माँ भी शामिल रहती है, स्त्री भी शामिल रहती है, उसका भी सहयोग रहता है। और ये इसलिए है क्योंकि कुछ उसके सामने डरावने सपने हैं, कुछ समाज की समस्याएं हैं। संस्कृत में कहा भी गया है कि बचपन में महिला को पिता के संरक्षण की जरूरत पड़ती है, जवानी में पति के संरक्षण की जरूरत पड़ती है, और वृद्धावस्था में बेटे की जरूरत पड़ती है। यानी हर जगह एक पुरुष बॉडीगार्ड है। ये जो असुरक्षा है, इसकी वजह से वो जन्मना नहीं चाहती। अगर परिस्थितियां बदल जाएं और ये समाज व्यवस्था सुरक्षित हो जाए, समाज सुरक्षित हो जाए, तो इस स्थिति में परिवर्तन आ सकता है। फिर शादी ब्याह को लेकर के, जैसा कि हमने बताया कि जो डिसीजन लेता है वो मेल साइड का लेता है, लड़के पक्ष का व्यक्ति लेता है। वहां पर तमाम दिक्कतें आती हैं, बार्गेनिंग होती है, इस तरह की सौदेबाजी होती है जैसे दुकानों पे होती है। ट्रेड, मैरिज ट्रेड, कितना पैसा लगेगा, क्या क्या देंगे, नहीं देंगे। और कुछ इस तरह की मान्यता है कि सारी डिग्रियों से बड़ी डिग्री जो है वो महिला के लिए श्रीमती। श्रीमती लग जाए तो समाज में उसकी स्थिति बदल जाती है। ये बड़ी मुसीबत है। कुछ ताना बाना ऐसा है, शिक्षा का, पढ़ाने का तरीका इस तरह का है कि हर महिला ये चाहती है कि उसका जो पार्टनर हो, साथी हो, उससे ज्यादा योग्य हो, उससे ज्यादा सक्षम हो और उससे बड़ा भी हो। तो सब कुछ आप उससे ज्यादा चाहती हैं तो फिर आपको तो नीचे रहना पड़ेगा, बराबरी यहां नहीं आती।
ये एक दिक्कत है। विभिन्न समाजों में आप देखें, कार्यालयों में देखें, बैंकों में देखें, कहीं पर देखें, महिलाओं को पुरुष के आत्मविश्वास पर भरोसा है। 5-6 महिलाओं के ग्रुप में अगर कोई काम दिया गया, एक पुरुष है, तो आमतौर पर देखा जाता है, अपवाद हर जगह है, कि वो 3-4-5 महिलाएं पुरुष के पर ज्यादा भरोसा करती है। ये कर ले आएंगे, ये काम कर पाएंगे, इनको ये काम दे दिया जाए। ये चीज भी उनको जाने अनजाने अपनी स्थिति को नीचा करती है, कमजोर करती है। महिला इतना सुरक्षित महसूस करती है, अकेले बाजार नहीं जाती है, लेकिन अगर उसके साथ उसके 2 साल का बच्चा हो साथ में, तो ज्यादा सुरक्षित महसूस करती है। ये कुछ कल्चरल, कुछ सांस्कृतिक परिवेश है जो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को जिम्मेदार बनाता है। अब हम देखें कि सारी चीजों के पीछे ये जो असमानता है महिला और पुरुष के बीच, यही डिस्क्रिमिनेशन के लिए जिम्मेदार है। और इसके क्या कारण हैं? अगर हम बायोलॉजिकल फैक्टर को छोड़ दें तो निश्चित रूप से सामाजिक, सांस्कृतिक और पारिवारिक परिवेश इसके लिए पूरी तरह से उत्तरदायी है, जिम्मेदार है। कारण क्या है? कहीं पर बराबरी है ही नहीं है। एक परिवार बनता है 1+1, एक मेल एक फीमेल, फिर बच्चे होते हैं, यानी 50 की पार्टनरशिप, आधे आधे की पार्टनरशिप। लेकिन दुनिया के शायद बहुत कुछ देशों को छोड़ देंगे, अधिकांश में ये भागीदारी 50% नहीं है। भारत में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट में 50% भागीदारी की बात की गई और इसका प्रावधान भी किया गया। एक अच्छा लक्षण है, शुभ लक्षण है। लेकिन लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए 33% आरक्षण के बिल को लटकता हुआ हम कितने सालों से देखते हैं। 50 तो छोड़िए, 33 देने को तैयार नहीं। न सिर्फ व्यवस्थापिका सभाओं में, न्यायपालिका में अगर 25-30 जजेस में एक जज महिला आ जाती है तो अखबार में फोटो छप जाती है। आखिर वहां भी 50% क्यों नहीं? इसी तरह से सरकार के दूसरे अंगों में और सभी क्षेत्रों में भागीदारी 50% के आसपास होनी चाहिए। और आज की स्थिति में ये भागीदारी न होने के कारण, ठीक है वित्त मंत्री हमारी महिलाएं, लेकिन उन्हीं के अकेले महिला होने से कुछ नहीं होगा। अधिकांश जो पर्स है वो पुरुषों के पास है। अगर हम ये व्यवस्था कर देंगे तो इससे जो सुप्रीमेसी है मेल की वो कम हो जाएगी, और सुप्रीमेसी एक की कम होगी तो दूसरे की के साथ डिस्क्रिमिनेशन कम होगा।
विभिन्न संस्थाओं में जैसा दिखता है वैसा नहीं। आप फिल्म इंडस्ट्री देखें, कितनी चमकदार इंडस्ट्री है। स्क्रीन पर आप देखें तो लोग, आपको लगेगा नहीं कोई चीज गड़बड़ है यहाँ पर। लेकिन इन सारी संस्थाओं को कंट्रोल कौन कर रहा है? पुरुष कर रहे हैं कंट्रोल। अभी देश में जो घटनाएं घट रही हैं उसमें आप देखें कि किस तरह से माफिया जो पुरुष है वो डिसाइड करता है कि किस फिल्म की कहानी क्या होगी, कौन हीरो होगा, कौन हीरोइन होगी, कौन सा सीरियल कैसे चलेगा। रामायण पहले ऐसे बना था तो अब कैसे बनेगा। इन सारी जगहों पर हमें पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़ते हैं। आप मेले में, ठेले में, बाजारों में जब भी जाएं आपको पुरुषों के ही सर दिखाई पड़ेंगे। महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं का आना जाना वहां कम है। तो दिक्कत यह है कि अब कैसे इसको समाप्त करें। समाप्त तो नहीं कर पाए तो कम से कम कैसे करें, इसकी मात्रा को कम करें डिस्क्रिमिनेशन की, लोगों को कैसे समझदार बनाएं, लोगों को कैसे संवेदनशील बनाएं कि वो इज्जत करना सीखें। इसके लिए महिलाओं को भी बड़ा सतर्क होने की जरूरत है। महिलाओं को अपने बुद्धि पर भरोसा रखना चाहिए और एक महिला के रूप में ही उसको प्रस्तुत होना चाहिए। उनके अंदर इस तरह की भावना है कि पुरुष हमसे ज्यादा सुपीरियर है। इस चीज को उनको निकालना पड़ेगा। आप जीन्स और पैंट पहन करके पुरुष नहीं बन सकते। आपके अंदर उतनी काबिलियत आनी चाहिए। आप अपनी सारी एनर्जी, सारी क्षमताएं, सारी स्किल इस बात में खर्च करिए कि आप समाज के लिए कितने उपयोगी हैं और आपको पुरुषों की नकल छोड़ना पड़ेगा। आप इस समाज के, इस जीवन के, परिवार के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आपकी एक अलग आइडेंटिटी है, उस आइडेंटिटी को खोने की कोशिश मत करिए। और ये आपको करना पड़ेगा। जो स्त्रीत्व है इसको बनाए रखना होगा। अपने अंदर आत्मविश्वास, गरिमा, सम्मान और आपको अपनी इज्जत खुद देनी पड़ेगी। आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि आप कमतर हैं? यहां से शुरू करके कुछ और उपाय किए जाएं तो इस जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को कम किया जा सकता है। मसलन देखें आप, संविधान के अंदर प्रावधान, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रावधान। आज दुनिया में कोई भी देश, कोई भी समाज ये नहीं कहना चाहता कि हमारे यहाँ महिलाएं कमतर अधिकारों वाली हैं। उन देशों में जहां बुर्का पहना जाता है, जहां पर्दा है, वहां पर अगर कार चलाने का लाइसेंस मिला महिला को तो सारी दुनिया के अखबारों की, सारी दुनिया की मीडिया की हेडलाइन बनी, सिर्फ कार चलाने का लाइसेंस, मोटर चलाने का लाइसेंस। पर्दे में रहेंगी, चेहरा ढका, चेहरे को छोड़ के। तो कोई भी देश, कोई भी समाज ये नहीं चाहता, ये नहीं कहलाना चाहता कि उसके यहाँ की महिलाएं किसी तरह से कमतर हैं।
तो दुनिया के लगभग सभी देशों में वहां के कॉन्स्टिट्यूशंस में इस बात के प्रोविजन किए गए हैं कि महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया जाए। और यूनाइटेड नेशंस ने तो यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में, जो सारी दुनिया के देशों के लिए बाध्यकारी है, उसके लिए भी महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिया है। ये संवैधानिक प्रावधान, और इन संवैधानिक प्रावधानों को इसकी मूल भावना से लागू करना ये जरूरी है। और संविधान के अनुरूप कानूनी प्रावधान होने चाहिए, कानून बनाए जाने चाहिए। मिसाल के तौर पर आप देखें, और कानून किस लिए, कि कुछ लोग डंडे से ही मानते हैं, सख्ती से ही मानते हैं, समझाने से नहीं मानेंगे। उद्दंड किस्म के होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट्स होते हैं, उनके लिए कानून की जरूरत पड़ती है। दुनिया के बहुत सारे देशों में जो कानून बना के पुरानी मान्यताओं को समाप्त किया गया, भारत में इस तरह के प्रावधान किए गए। आपने देखा भी 3 तलाक समाप्त हुआ। और देशों में तो और मुस्लिम देशों में, दूसरे देशों में बहुत पहले समाप्त हो गया, लेकिन यहां समाप्त करने पर कितना है तो वो अब देखें, वो एक अलग विषय है। सती प्रथा, दहेज प्रथा, बलात्कार और दूसरी चीजों के लिए तमाम तरह के कानून बनाए गए हैं। कानून की जो स्पिरिट है उसी हिसाब से लागू करने की भी जरूरत है। सरकारें प्रयास कर रही हैं, भारत में काफी काम हो रहा है इस दिशा में, लेकिन सरकार ही अकेले काम नहीं कर सकती। जब तक हमारा समाज जागरूक न हो, जब तक समाज का सहयोग न हो, जब तक समाज की भागीदारी न हो, तब तक हम सरकार के कानूनों को सफल नहीं बना सकते। तो संवैधानिक कानून किए जाए, संविधान में व्यवस्था की जाए जहाँ कमी है, और कानूनी प्रावधान किए जाए जहाँ कमी है, और फैसले त्वरित हों, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स बने, 20-20 साल तक मुकदमे न चले। देर में न्याय मिला तो क्या मिला, बेकार है। बच्ची जब छोटी है तब उसके साथ अन्याय हुआ और फैसला आया, जब वो बुजुर्ग होगी तो उस न्याय को लेकर क्या करेंगे। ऐसे न्याय को तो कचरेदान में फेंक देना चाहिए। तो त्वरित न्याय की व्यवस्था हो, ऐसे फिल्म, साहित्य आज पर रोक लगाई जाए जो स्त्रियों को बाजार की वस्तु बनाते हैं, उनकी डिग्निटी पर आक्षेप करते हैं, उनके अस्तित्व पर चिन्ह लगाते हैं, उनको एक सामान की तरह प्रचारित करते हैं। इस तरह की जो फिल्म है, डॉक्यूमेंट्री हैं, सीरियल्स हैं, ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बहुत ज्यादा बढ़ावा देते हैं, और ये जिम्मेदार है इसके लिए। जैसा कि मैंने कहा आपसे कि 50% के आसपास आरक्षण होना चाहिए। आज से 30 साल पहले कोई सोचता नहीं था कि पुलिस में भी लेडीज जाएंगी, सेना में भी जाएंगी, लेकिन आज बड़ी संख्या में जा रही हैं। पहले कुछ खास सेवा के क्षेत्र होते थे जिसमें महिलाएं जाती थी, तो इसमें सभी जगह इनकी भागीदारी की जाए। शैक्षिक पाठ्यक्रम इस तरह से हो बचपन से, जिसमें उनकी इज्जत को, महिलाओं की गरिमा को, सम्मान को महत्व दिया जाए। ऐसी कहानियां हों,
प्रेरक कहानियां, सामाजिक जागरण हो, प्रोत्साहन योजनाएं हो, स्कॉलरशिप हो और शादियां बराबरी में हो। क्योंकि जब हम डिस्क्रिमिनेशन की बात करते हैं तो वो डिस्क्रिमिनेशन वर्क प्लेस पर तो होता ही है, सबसे पहले घर के अंदर होता है। घर में अगर ऊंच नीच है, घर में अगर डिसीजन लेने में भागीदारी नहीं है, तो फिर हम सोसाइटी के अंदर, देश के अंदर और दुनिया के अंदर डिस्क्रिमिनेशन को दूर नहीं कर सकते। और सभी के लिए व्यक्तित्व विकास तभी होगा, आधी आबादी को आप सुविधाएं नहीं देंगे तो हम आधा अधूरा समाज बनाएंगे, लंगड़ा समाज बनाएंगे। सरकार की योजनाएं असफल हो जाएंगी। उसमें जो लोक कल्याणकारी राज्य की का कॉन्सेप्ट है, वेलफेयर स्टेट किसे है, उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाएंगे, आधा अधूरा विकास होगा और इस तरह से हम अपने मकसद को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।